बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और उसकी कैसे प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, हम इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि डिटेल से डिस्कस करें। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले हम कुछ चीज़ें जो इससे रिलेवेंट होती हैं और उनका जानना ज़रूरी होता है हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ द मेन बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्टिविटीज़ जो हैं, जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद बैलेंस शीट क्या चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन को हम समझेंगे, उसके साथ में हम इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर शेयर होल्डर्स की इक्विटी को हम देखेंगे। और जब हम इस तमाम चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा इनको हम ज़रा समझ लेंगे तो उसके बाद हम अपने मेन जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके हवाले से हम जो है डिटेल से डिस्कशन अपनी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जिस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं वो है बिजनेस एक्टिविटीज़। स्टूडेंट, किसी भी बिजनेस के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, दूसरी होती हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरे नंबर पर होती हैं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से मुराद है कि आपका बिजनेस जो है वो किन सोर्सेज से अपने लिए जो फंड्स जो हैं वो जनरेट करता है। ठीक है, उसको कैपिटल की शक्ल में जो है मालिक आया के सरमाया देते हैं, या वो बोरो करता है बैंक से या शेयर होल्डर से या मुख्तलिफ किस्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो बोरो करता है सरमाया, और उनसे वो अपनी बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो चलाता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ से हम जो है अपने लिए फंड्स जो हैं वो जनरेट करते हैं, जहाँ से हम अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, उस चीज़ को, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ के जिनके अंदर जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वो अपने फंड्स को किसी दूसरे जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर वो अपना सरमाया जो है वो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, किसी और प्रोजेक्ट में फंड्स को अब अपना ये जो फाइनेंस है आपका कंपनी का, उसको जब हम किसी दूसरी कंपनी में या अपने ही मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के अंदर जब हम उनको इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिनके अंदर जो है हम अपने बिजनेस का ऑपरेशंस जो है चलाने के लिए ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं, बिजनेस के तमाम मैटर्स जो होते हैं, रूटीन के मैटर्स जो हैं, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, जिसके अंदर जो है आपकी सेलिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके मार्केटिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कोई भी हो सकते हैं, जो बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज़ इस तरह की जो हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है,
अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ा सा समझते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो कौन सी है, और उनमें से हम जो है बेसिक्स जो हैं, 4 जो स्टेटमेंट हैं उनको हम ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। नंबर 1, जो पहले नंबर पर जो स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो होती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है? बैलेंस शीट बेसिकली रिपोर्ट्स करती है आपके एसेट्स के बारे में, आपकी लायबिलिटीज़ के बारे में, और शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है उसके बारे में बैलेंस शीट हमें रिपोर्ट करती है। ठीक है, ये बिजनेस की जो पोजीशन होती है उसको बता रही होती है कि बिजनेस जो होता है, आया कि उसने ग्रो किया है या वो जो है वो नुकसान में अपना पहले की निस्बत जो है आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हुई है। ठीक है ना, पोजीशन वो बता रही होती है। उसके बाद आ जाती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कौन सी होती है? कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंसेस का एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब ये जो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये बेसिकली बिजनेस के की परफॉर्मेंस को बता रहा होता है। जो बैलेंस शीट होती है वो बिजनेस की पोजीशन को बता रही होती है, और जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को बता रही होती है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रही होती है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या कि लॉस में जा रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो स्टेटमेंट जो बिजनेस के अंदर जो मेन स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है ना, स्टॉक होल्डर्स कौन से होते हैं? ऐसे जो आपके लोग होते हैं जिन्होंने आपके कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, जिधर से आपको फाइनेंस इकट्ठा होता है, जिधर से आपके फंड्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, जिधर से आपके फंड्स जो हैं आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ये मालकान भी कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो ये बेसिकली हम स्टेटमेंट एक बनाते हैं जिसके अंदर हम मालकान जो होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, प्रोप्राइटर्स जो होते हैं, उनके हवाले से हम उनके कैपिटल को, उनके सरमाए को जज करते हैं कि उनका पहले जो है सरमाया कितना था, फिर उसके बाद उनको जो प्रॉफिट हुआ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी ओपनिंग या एंडिंग जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से हुई हैं, उनके हवाले से अब हम एनालिसिस करते हैं। और फोर्थ नंबर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक बनाई जाती है वो कहलाती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है। ठीक है, अब ये कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो से मुराद ये चीज़ होती है कि आपका जो कैश का जो इनफ्लो है या आउटफ्लो। इनफ्लो मीन कि आपके बिजनेस के अंदर कैश आया किस तरीके से, कौन सी एक्टिविटीज थी जिनके जरिए से आपके बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए से आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, उसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को जो बता रहा होता है उस चीज को कहते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर हम बिजनेस की तीनों एक्टिविटीज जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो होती हैं, उन तीनों के बारे में, इनफ्लो और आउटफ्लो को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बैलेंस शीट के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको एक तरह से बता चुका हूं कि बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, एक तरफ एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स की जो इक्विटी होती है उसको हम लिखते हैं। एसेट्स के हवाले से हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर करंट एसेट्स भी होते हैं, जिसके अंदर आपके जो फिक्स एसेट्स जो होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, लिक्विड एसेट भी जो है इसके अंदर जो है वो लिखते हैं, जैसे कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सप्लाईज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, फिर फिक्स एसेट्स आ जाते हैं जिसके अंदर इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड और इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है,
अब अगर हम लाइबिलिटीज़ की तरफ चले जाएं तो लाइबिलिटीज़ में भी सेम चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन वो इसके अपोजिट होती हैं, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पर एक तरह से जो है वो डिस्कस हो रही होती है कि इसके अंदर जो है आपके जो है क्या नाम है जो अकाउंट्स पेएबल, जो करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, अक्रूड एक्सपेंसेस, नोट्स पेएबल, टैक्सेस पेएबल, इसी तरीके से अनअर्न्ड रेवेन्यू, बॉन्ड्स पेएबल इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद अगर हम स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी को देखें तो उसमें कॉमन स्टॉक और जो है रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ जाती है, इसमें प्रेफर्ड स्टॉक भी आएगा, ठीक है ना, अगर हम वो हमारे पास हो तो वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर कोई डिबेंचर्स वगैरह हों तो वो भी यहाँ पर ही लाइबिलिटीज वाली साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो होती हैं वो आपकी जो है वो एसेट्स वगैरह से मुतल्लिका होती हैं। जो आपकी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी लाइबिलिटीज या स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है जो थर्ड हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी थी, जो कि ऑपरेशनल एक्टिविटी थी, वो हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस होती है, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जिसके ऊपर जो है सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाता है, फिर बैलेंस शीट के लिखा जाता है, फिर उसके बाद हम पीरियड डिफाइन करते हैं। और पीरियड जो होता है वो एक किसी मखसूस स्पेसिफिक डेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे 31 दिसंबर जो है वो 2012 के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि 31 दिसंबर को आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है उसके हवाले से बैलेंस शीट जो है वो आपको बता रही है, कि जिसमें पहले आपके एसेट्स डिस्कस हो रहे हैं, उसके बाद लायबिलिटीज डिस्कस हो रही हैं और स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी डिस्कस हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट जो है ना, हमने शुरू में जो है आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने पार्ट 1 में डिस्कस की थी, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने डिस्कस की थी, उसके अंदर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन भी डिस्कस की होगी, ठीक है। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी थ्रू आउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस की होती है, और ये एक तरह से आपकी बैलेंस शीट ही होती है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर भी अगर आपने देखें तो यहाँ पर हम एक साइड पे पहले हम एसेट्स लेते हैं, फिर उसके बाद लायबिलिटीज और जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी ले रहे होते हैं, और दोनों का जो बैलेंस होता है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जितने आपके एसेट्स होंगे उतनी ही आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल आपका शुमार होगा, शेयर होल्डर्स की इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम शेयर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जाएं तो आपके ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपके एसेट्स लिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो इज इक्वल टू होंगे, बराबर होंगे लायबिलिटीज के प्लस जो आपकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है। इन दोनों को अगर हम जमा करें तो ये दोनों जो चीजें मिलाकर आपकी के एसेट्स के इक्वल होंगी, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो ये हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, जिसमें मुख्तलिफ किस्म का रेवेन्यू जो भी आपको यहाँ से रिसीव होगा, को जो आपकी कैश, जो आपकी सेल्स मुतलका जो चीज़ें हैं, या आपकी कैश सेल, या आपकी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेल्स जो है ना, जो शुमार होती है, वो उसमें आ जाती है, ठीक है। जिसमें फ़ी रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेवेन्यू, रेंट रेवेन्यू, या मुख्तलिफ किस्म की जो भी आपके पास एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ आपके एक्सपेंसेस होते हैं। सेल्स में से आप के रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस को लेस करते हो, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस हैं, जिनको हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आपकी वेजेस, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है, जिसके अंदर सेम उसी पैटर्न के ऊपर शुरू में जो है कंपनी का जो है वो नाम आ जाता है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट लिखा जाता है, फिर पीरियड डिफाइन होता है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ जहन में रखें कि जो बैलेंस शीट होती है वो किसी एक मखसूस जो डेट होती है, उस डेट के ऊपर आपकी बैलेंस शीट बनाई जाती है, जबकि जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो एक मखसूस पीरियड की बनाई जाती है, चाहे वो मंथली बेसिस पे आपने बनाई हो, चाहे वो आपने क्वार्टरली बेसिस पे बनाई हो, चाहे वो आपकी सेमी एनुअल बेसिस पे बनी हो, या आपकी एनुअल बेसिस पे बनी हो, ठीक है। तो जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो किसी एक मखसूस पीरियड की बनती है, और जो बैलेंस शीट होती है वो एक किसी मखसूस डेट के ऊपर बनाई जाती है, और वो पूरे
जो पूरा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको क्लोजिंग जो डेट उसकी होती है उस डेट के ऊपर जो है हम उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। ये उसका फॉर्मेट है जिसमें रेवेन्यू शुरू में लिखा जाता है, फिर उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ठीक है, और फिर आपके पास नेट इनकम या नेट लॉस की शक्ल में आपके पास चीज निकलती है। अब इसके अंदर जो सी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी हमारी थर्ड नंबर पे जो हमने डिस्कस की थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो तमाम की तमाम जो होती हैं वो आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस होती हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आपकी स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी, पहले नंबर पर हमने बैलेंस शीट को डिस्कस किया, दूसरे नंबर पर हमने इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया, और तीसरे नंबर पर हमने जिस चीज स्टेटमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टॉक शेयर होल्डर की इक्विटी की स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अंदर भी हम जो है कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग को हम लेते हैं, इसमें हम प्रेफर्ड स्टॉक भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर प्रेफर्ड स्टॉक बिजनेस के अंदर शामिल हो तो, ठीक है। इसमें हमने कॉमन स्टॉक वाली साइड पे हमने बिगिनिंग स्टॉक को हम शुरू में लेते हैं, प्लस उसमें हमने जो स्टॉक हमने इशू किया होता है, और माइनस हम उसमें से हम करते हैं एंडिंग कॉमन स्टॉक को, ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग के अंदर भी हम शुरू की जो बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग होती है उसको हम लेते हैं, प्लस उसके अंदर हमें जो नेट इनकम हुई होती है उसको हम लेते हैं, माइनस हम उसमें से डिविडेंड हम करते हैं, और आपकी जो एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग होती है उसको भी आप माइनस करते हो। ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट है जिसके अंदर जो है आप शुरू में कंपनी का नाम, फिर उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट आप बना रहे हो उसका नाम, और फिर एक मखसूस जो पीरियड आपका होता है जो है उसके हवाले से आप इसको बना रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसके हवाले से हम शुरू में सबसे पहले तो हम इसका ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज़ जो बिजनेस की हैं तीनों हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाती है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाती है। अब ये तीनों एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनके साथ में आपके नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी उनकी डिटेल जो होती है ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी डिटेल जो होती है वो नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बनाई जाती है। इसका भी जो फॉर्मेट होता है वो सेम फॉर्मेट उसी पैटर्न पे हम बनाते हैं, शुरू में कंपनी का नाम, फिर स्टेटमेंट का नाम, फिर उसके बाद पीरियड, जिस पीरियड की हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें शुरू में सबसे पहले हम जिस चीज़ को लेते हैं वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके अंदर जो होता है, जो आप अगर आपका इंक्रीज हो तो आप उसको प्लस करते हैं, अगर डिक्रीज हो तो वो माइनस होगा, ठीक है। कैश के बैलेंसेस जो होते हैं उनके जो ओपनिंग होंगे वो, और उसके बाद जो क्लोजिंग होंगे वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये आ जाते हैं इसके नोट्स ऑफ अकाउंट्स। नोट्स ऑफ अकाउंट्स के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चाहे बैलेंस शीट आप बनाएंगे, चाहे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, चाहे स्टॉक शेयर होल्डर्स की इक्विटी बनाएंगे, या अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, तो उन सब के साथ में नोट्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, नोट्स जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं कि जितनी भी स्टेटमेंट बनाई जाती हैं उनकी समरी हमेशा स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाई जाती है, लेकिन उनकी जो डिटेल होती है वो नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर होती है। मसलन अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिस्कस करनी है तो उसके अंदर जितनी भी पूरे साल की जो सेल्स होगी उसकी डिटेल जो होती है वो सेल्स के अकाउंट के नाम से बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी अगर कोई फ़र्ज़ करें सैलरी अगर आपने पे की है तो वो सैलरी की पूरी डिटेल एक अलहदा अकाउंट के अंदर बनेगी बनेगी। वेजेस की पूरी डिटेल अलहदा अकाउंट के अंदर बनेगी। इसी तरीके से आपके जितने भी उसमें एक्सपेंसेस या आपके जो रेवेन्यूज़ होते हैं उन सब की डिटेल जो है वो अलहदा अलहदा अकाउंट्स के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ तक जो है अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। यहाँ तक हमने अपनी जो 4 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं उनका हमने इंट्रोडक्शन लिया है,
और उसके अलावा हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया कि बिजनेस की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उनके हवाले से हमने डिस्कस किया। ठीक है, हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया। तो यहाँ तक अगर किसी की स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो मेरे से डिटेल से डिस्कस कर सकता है बाद में कमेंट सेशन के अंदर, या अलहदा से सेपरेट जो है इंडिविजुअली भी वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान से स्टडी करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।